जी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी। ओके, सो हम यहाँ पर थे जी, और हमने देखा था कि किस तरह से टी टेस्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड टेस्ट की निस्बत हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जी, जी यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर थे जी हम जब हमने ब्रेक लिए जी। ओके, आगे चलें जी। जी सर। जी सर। और जी ये एक यूआरएल गिवन है, इसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर बेसिकली आप डिफरेंट तरीके से जो हमने अभी तक बात की है फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ राइट और लेफ्ट वाली, वो जो कॉलोकेशन विंडो वाली बात थी, विंडो स्पैन वाली, आप फाइंड आउट कर सकते हो। और इवन स्टैट की भी वो आपको देगा कि probabilistic measure of association between that term and the search term। तो वो ये कभी ट्राई कीजिएगा इसको। तो ये आपको जो है वो कॉलोकेशन फाइंड करने में एक, बेसिकली किसी ने ये कोई लिखा हुआ है, तो वो आपको फाइंड करने में बता देगा, ठीक है। Okay, let's move now to the another part, that is the hypothesis testing of differences। And I'm I know कि ये part जो है ये starts heavy है, but unfortunately कोई भी अगर आपने decent काम करना है NLP के अंदर, तो आपको stats की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे ख्याल में ये जो जितनी stats आपको बताई जा रही है, ये इसमें कोई ख़ास इतनी difficulty है नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि ये काम हो कैसे रहा है, तो मे बी आपको उसकी बारीकियों में जाने की भी परहैप्स ज़रूरत ना पड़े। तो डिफरेंसेस से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास टू वर्ड्स हैं, और हम देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई दो वर्ड्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग टी होती है, तो क्या स्ट्रॉन्ग टी की बजाय हम पावरफुल टी रख सकते हैं, पावरफुल टी बना सकते हैं। यानी उसका जो स्ट्रॉन्ग का वर्ड है, क्या क्या एक दूसरे को वो रिप्लेस कर सकते हैं, क्या वो नियर सिनोनिम्स हैं। ओके, तो इस बात को जानने के लिए वी कैन यूज एक्चुअली दिस स्टैट्स, जिसको हम कहते हैं जी ये जो है वो टी टेस्ट ऑफ डिफरेंसेस जो है वो निकालता है। अभी हम इसमें आते हैं। तो we want to test if there is a difference between these two populations. For example, height of women, or that is given that, or and the height of men। तो यहाँ पर अगर हमें बात की गई हो, तो हम इस टेस्ट की मदद से ये चीज़ हम बता सकते हैं कि दो जो पॉपुलेशन उनमें कोई डिफरेंसेस हैं कि नहीं है। द नल हाइपोथेसिस यहाँ पर ये होगा कि देर इज एक्चुअली नो डिफरेंस, एंड द एवरेज डिस्टेंस, जाहिर है अगर नो डिफरेंस की हम बात करते हैं कि इनकी हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो एवरेज डिफरेंस है हाइट में, मीन जो इनका है वो ज़ीरो होगा। ओके, तो ये है जी नल हाइपोथेसिस की जो है वो बेसिस। तो टी निकालने के लिए यहाँ पर, क्योंकि हम दो पॉपुलेशन का डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट x1 बार माइनस x2 बार ओवर, आप देख सकते हैं कि s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n1। यहाँ पर x1 बार इज द सैंपल मीन ऑफ पॉपुलेशन वन, दो पॉपुलेशन की बात होगी जी। x2 bar is the sample mean of population 2, and similarly s1 square and s2 square will be the sample variance of population 1 and 2, and n1 and n2 would be the sample size of 1 and 2। तो hypothesis testing of differences की भी जो है वो हम टेस्टिंग कर सकते हैं। then let's say for example uh, the t values actually are calculated assuming a Bernoulli distribution। तो वही बात आ गई, हम क्यों बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, बिकॉज के हम बात कर रहे होते हैं कि कोई वर्ड किसी जगह पर ऐसे इकट्ठे आते हैं, और किसी जगह पर वो एक दूसरे तरीके से आ रहे हैं। जैसे न्यू कंपनीज, किसी जगह पे न्यू कंपनीज आ रहा है, किसी जगह पे कंपनीज न्यू की सूरत में आ रहा है, किसी जगह पे न्यू समथिंग कंपनीज की सूरत में आ रहा है। तो वो हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि दैट बिकम्स अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन।
जहाँ जहाँ पर वो वर्ड इकट्ठे आ रहे हैं वहाँ पर वन होगा, जहाँ पर वो इकट्ठे नहीं आ रहे वहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे। W इज़ द कोलोकेट ऑफ इंटरेस्ट। W यहाँ पर जो दिया हुआ है जी, ये वो कोलोकेशन है, कोलोकेट जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं। V1 एंड V2 आर द वर्ड्स टू कंपेयर। तो ये V1 और V2 जो हैं ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। एंड वी अस्यूम दैट एस स्क्वेयर जो है वो P के बराबर होगा। ठीक है, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम लास्ट स्लाइड में बात की थी। तो इनका जो काउंट अगर गिवन हो, क्योंकि जो कॉर्पस होता है उसमें नॉर्मली वर्ड्स के काउंट गिवन होते हैं, तो काउंटिंग कैसे करेंगे? ये C स्टैंड्स फॉर काउंट, द V1 इंटू डब्ल्यू माइनस काउंट ऑफ V2 इंटू डब्ल्यू ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ C इंटू V1W प्लस C इंटू V2W। ये जो दिया हुआ है ये कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में सिर्फ जो है वो ये वाला पार्ट है। तो दिस इज द वे, अगर हमें काउंट दिया हुआ हो और अगेन ये डिफरेंस अगर हमने निकालना हो और हमें काउंट दिए हुए हों कॉर्पस के अंदर, तो हम इस फॉर्मूला की मदद से टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन हाउ वी यूज पावरफुल एंड हाउ वी यूज स्ट्रॉन्ग? फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखेंगे टॉप पे, तो वी हैव, नोट कीजिएगा, काउंट ऑफ वर्ड जो है, दैट इज वर्ड जो हमारे पास है वो है कंप्यूटर्स। और फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, तो काउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स 0 टाइम आया है, बट पावरफुल कंप्यूटर्स जो है वो 10 टाइम्स आया है। यहाँ पर आप देखोगे कि पावरफुल और वर्ड जो V1 एक्चुअली होगा यहाँ पर, नोट कीजिए, तो V1 समझ लें ये स्ट्रॉन्ग इधर है, V2 जो है इधर वो हमारे लिए पावरफुल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये काउंट ऑफ वर्ड है 933। तो अब आप फॉर एग्जांपल इस फार्मूला में इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 933 टाइम्स ये वर्ड आ रहे हैं, और जो स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स है वो 0 टाइम्स आया है, मगर पावरफुल कंप्यूटर्स जो है वो 10 टाइम्स आया है किसी एक कॉर्पस में। तो उसका जो टी निकला है दैट इज 3.1622। यहाँ पर ये वाली टी की वैल्यू दी हुई है। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे कि ऊपर वाले जो ये जो वैल्यूज गिवन है ये वाली, इनमें जो फर्स्ट वाले का काउंट है वो 0 है, मगर इन टी की वैल्यूज जो हैं वो देखिएगा कि वो भी जो है वो रिलेटिवली इनसे कम है जो नीचे हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर जो है वो 8 टाइम्स आया है, और उसका जो टी वैल्यू है वो ये है। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ देखेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर देखेंगे 50 टाइम्स है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन पावरफुल सपोर्ट जो है वो 0 टाइम है। सो हम यहाँ पर भी डिफरेंसेस की मदद से बता सकते हैं कि ये टी की वैल्यूज जो हैं ये गिवन है जी हमें। ये जो टी है 3.1622 ये कैसे आ गया? तो याद रखिएगा ये हमने यहाँ से करना है सी काउंट ऑफ V1W। V1W ये है, जैसे V1 of W 0 हो गया इसके लिए, माइनस काउंट ऑफ V2W 0 - 10 जो है वो ये होगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ count of V1W plus count of V2W। So 0 + 10। तो ये इस तरीके से अगर आप ये वैल्यू निकालेंगे तो यू विल गेट द टी वैल्यू। ओके, सो यहाँ से ये टी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। तो दिस इज बेसिकली अनदर टेस्ट जो बता रहा है कि जो दो वर्ड्स हैं क्या वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ वी यूज पावरफुल एंड हाउ वी यूज स्ट्रॉन्ग? तो ये वाली बात ये। सो दिस इज एन एग्जांपल जिसमें बताया गया है जी कि किस तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ डिफरेंसेस हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस टी फॉर्मूला। हाँ सर। जी सर नेक्स्ट स्लाइड में जाइएगा सर। जी जी। अच्छा, इसमें हम जो टी की वैल्यू है हम इसको नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले की बात करता हूँ, पहले किसी के भी की तो 0 - 10 0 क्योंकि - वो 8 टी तो में नेगेटिव ये, वैल्यूज होती नहीं है ना। हाँ जी। ओके, तो वो मतलब हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू ले जी, लेंगे। तो आप यहाँ देख सकोगे कि आपको ये टी की वैल्यूज बेसिकली ये बताया गया कि किस तरह से दो जो नियर सिनोनिम्स हैं आप उनके दरमियान डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टी। फॉर्मूला आपको बता दिया गया है V1 V2 नोट कीजिएगा। फर्स्ट V1 ये वर्ड है, W इज द कोलोकेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो काउंट उसका दे दिया गया यहाँ पर। और वर्ड जो है एक्चुअली वो भी बता दिया गया है दैट इज कंप्यूटर्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि
support enough, strong support, strong enough, strong safety and strong sales. ठीक है, ये ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं, और ये भी नज़र आएगा कि इनकी जो टी वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग के साथ ज़्यादा सूटेबल हैं, ये पावरफुल के साथ सूटेबल नहीं है। इसी तरह ये जो वर्ड्स हैं ये पावरफुल के साथ ज़्यादा सूटेबल आपको नज़र आएंगे, ये स्ट्रॉन्ग के साथ सूटेबल नहीं। पावरफुल कंप्यूटर्स, पावरफुल कंप्यूटर, पावरफुल सिंबल, पावरफुल जर्मनी। तो सर हम इन टी ये जो हमारे पास टी निकले हैं, क्या हम इनकी वैल्यू किसी टेबल वगैरह से ले रहे हैं, या ये हम बस डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये इसके साथ ज़्यादा नहीं, टी सूटेबल है? अगेन वही है, आप इसको टी से उससे रेफरेंस कर लें, और जो नल हाइपोथेसिस यहाँ पर है नोट कीजिएगा, वो आपने ये बेटा ये लेना है कि देर इज नो डिफरेंस। ठीक है, तो अब अगर आप इसको लेते हो देर इज नो डिफरेंस, तो उसके बाद बेटा आपने टी की वैल्यू ये निकाल ली। ठीक है, और जैसे यहाँ पर काउंट हमें दिया गया तो हमने काउंट की वैल्यूज निकाल ली हैं, तो यू कैन इजीली कंपेयर दीज वैल्यूज विद द वैल्यू इन द टेबल, वहां से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि काउंट काफ़ी बड़ा है, ये देखें, तो एन सारा आपको काफ़ी बड़ा दिया गया, तो आप वो इन्फिनिट वाले जो कॉलम है, जो रो है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ओके, जी ठीक है सर। ओके, नाउ वी मूव ऑनवर्ड्स टू द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट। इसको पियर्सन काई काई टेस्ट भी कहते हैं, और इसको काई स्क्वेयर्ड टेस्ट भी बोला जाता है। काई स्क्वेयर्ड भी कहते हैं, काई स्क्वेयर भी कहते हैं। ओके, तो सेकंड अप्रोच जो है वो हम काई स्क्वेयर से देखेंगे, और देखेंगे कि काई स्क्वायर एक्चुअली इज मोर रिलायबल देन टी टेस्ट। उसकी एक वजह है, टी टेस्ट के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि टी टेस्ट अस्यूम्स दैट द प्रोबेबिलिटीज आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है जी, और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स आ रही है वो कह रहे हैं जी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आई होप इसका तो मतलब आपको पता ही होगा ना कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है। सर वो बेल शेप टाइप जोन सी होती हैं। एग्जैक्टली, इसका मतलब बेटा ये होता है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं लेट मी गिव यू एग्जांपल, कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हम उसको ग्राफिकली देखें तो वो कुछ यूं होगी कि जैसे ये हमारा एक्सिस है, तो हमारे पास वो अगर हम उसे करें तो ये उसका मीन होगा यहाँ पर। ओके, इसका मतलब है कि कुछ इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ होंगी, इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज तकरीबन इस साइड पे होंगी। सो इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज तकरीबन होंगी, तो ये इस तरह की कोई शेप बनेगी। व्हाट इफ कि हमारे पास ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी की सारी एक साइड पे है, जैसे इस तरह से है, या हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो दूसरी साइड पे लाई करती हैं, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। टी टेस्ट जो है उसकी सबसे बड़ी जो मतलब रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि वो अस्यूम करता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, chi square does not make this distribution, this assumption actually, the essence of chi square is same as t test, ये वही बात है, और एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करता है जिस तरह से टी टेस्ट काम करता है, देयर इज नो डिफरेंस, बट इसकी जो असम्पशन है, वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की असम्पशन है, ये वो टेस्ट करता नहीं है। ठीक है, सो बात ये है कि आपको क्या इसको याद रखना चाहिए कि नहीं याद रखना चाहिए, और टेक्निकली स्पीकिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ये वाली सारी चीज़ें आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं अप टू ए सर्टेन लेवल, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपको ये पता चल जाए कि जी कि ये टेस्ट अप्लाई कैसे करना है। ओके, सिर्फ आपने इस चीज़ पे ध्यान दें। सो हम करते क्या हैं, अगेन हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसीज देखते हैं, इफ द डिफरेंस इज लार्ज देन वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, तो ये इस तरह से काम होगा जी। सो आई थिंक लेट्स डू एन एग्जांपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जी जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये किस तरह से अप्लाई होता है।
टी टेस्ट की हम बात कर चुके हैं प्रीवियस एग्जांपल में, तो अब हम chi-square टेस्ट को अप्लाई करके देख लें। So the chi-square test is, in the simplest form, yes, it's applied to a table of 2 by 2 observed frequencies. ये भी एक अभी देखेंगे हम इसकी एग्जांपल कि बेसिकली ये 2 बाय 2 का टेबल होगा, समथिंग लाइक दिस। दो वैल्यूज इधर होंगी, दो ही वैल्यूज इधर होंगी। नॉर्मली ऐसा ही काइंड ऑफ वर्ड्स के अंदर हम जो कोलोकेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं उसको इस तरह के टेबल में दो वर्ड्स इधर और दो ही वर्ड्स इधर काइंड ऑफ उनके दरमियान हम जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या करेगा? काई स्क्वायर टेस्ट को यूं फाइंड किया जाता है, ये इसका फॉर्मूला है जी। और दिस इज सम करेंगे जी हम आई और जे। आई रोज पे सम होगा, जे जो है वो कॉलम पे सम करेगा। रो मतलब ये वाली रोज जी, ये आई होगी, और जे का मतलब है ये है ये वाली रोज, ये सॉरी ये वाले कॉलम्स जो भी एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ। देन ऑब्जर्व्ड OBS IJ मींस द ऑब्जर्व वैल्यू फॉर सेल जो होगी IJ माइनस द एक्सपेक्टेड वैल्यू IJ की जो होगी उसका सम लेना है ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ IJ। ये इसका जिस जो है वो फॉर्मूला होता है। ये अप्लाई कैसे करते हैं? लेट मी गो टू दिस एग्जांपल। तो ये एग्जांपल है जी, नोट कीजिएगा यहाँ पर। वही एग्जांपल है, सॉरी ये। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा 2 बाय 2 का पिछले जो अभी बात हुई है उसमें 2 बाय 2 का टेबल होगा, या 2 बाय 2 का टेबल की शक्ल में आपको ये लिखना होगा। अगेन जो कोलोकेशन की बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो वही है, न्यू कंपनीज। आप देख सकते हैं न्यू और कंपनीज, ओके। तो यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है। अच्छा, अब है किधर? एक तरफ आप लिखोगे ऑब्जर्व्ड, और ऑब्जर्व में क्या है नोट करोगे कि पहले कॉलम में W1 न्यू आया है, दूसरी कॉलम में W1 न्यू नहीं है, यानी न्यू कंपनीज आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे रो वाइज हम देखेंगे कि एक वर्ड में कंपनीज है, एक वर्ड में कंपनीज नहीं है। मे बी न्यू कंपनीज आया है, मे बी न्यू कार आया है, न्यू हाउस आया है, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो न्यू कार न्यू हाउस वो इधर आ जाएगा, लेकिन जहाँ न्यू कंपनीज आया उसका काउंट जो है वो इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पर पहला वर्ड जो है वो न्यू आया है, और दूसरा वर्ड कंपनीज के साथ न्यू नहीं आया। मे बी लार्ज कंपनीज आ गया, मे बी स्मॉल कंपनीज आ गया, मे बी न्यू कंपनीज आ गया, मे बी ओल्ड कंपनीज आ गया, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से नोट कीजिएगा ये टेबल बना हुआ है, 2 रोज इधर हैं, 2 और 2 ही कॉलम्स इधर हमारे पास हैं। और से देखेंगे हम, तो इस तरह से जी ये न्यू कंपनीज यूँ समझिएगा, जो कॉलोकेशन है उसको अगर आपने बनाना है इस तरह से, तो व्हाट यू विल डू इज कि आप एक तरफ एक वर्ड लेंगे, जैसे पहला वर्ड है उसे कॉलम में ले लो, और दूसरा जो कंपनीज का वर्ड है उसे कॉलम में ले लो। और पहले को आप पहले में अस्यूम करोगे न्यू आया है W1, और दूसरे में अस्यूम करोगे न्यू नहीं आया। इसी तरह यहाँ पर W2 जो होगा वो अस्यूम करेगा कंपनीज आया है, और दूसरी रो में वो अस्यूम करेगा कंपनीज नहीं आया। ये अगेन वही वैल्यूज हैं जो प्रीवियसली गिवन है, न्यू कंपनीज। नोट कीजिएगा, अब न्यू कंपनीज कैसे पता चलेगा कि ये न्यू कंपनीज है? तो गौर से यहाँ देखेंगे कि हम न्यू और यहाँ से देखेंगे तो ये कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि ये जो सेल है ये वो वाली वैल्यू है कि न्यू कंपनीज अकर आया है, इकट्ठा अकर हुआ है। तो अगर आप ये मैं प्रीवियस स्लाइड में चला जाऊं यहाँ पर, तो गौर से देखिएगा न्यू कंपनीज अकर्स 8, ये देखें 8 टाइम्स। तो बेसिकली ये वही वाली वैल्यूज हैं जो यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, मगर इनको ज़रा हमने 2 बाई 2 की टेबल की शक्ल में यहाँ पर जो है वो लिख दिया। ओके, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि वर्ड न्यू नहीं है मगर कंपनीज अगला वर्ड है। पहला वर्ड न्यू नहीं है मगर सेकंड वर्ड कंपनीज है, तो वो है 4, 46, 67। एग्जाम्पल भी दी गई है, ओल्ड कंपनीज एग्जाम्पल दी गई है। इसी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड न्यू है मगर सेकंड वर्ड न्यू कंपनीज नहीं है, जैसे न्यू मशीन्स है। तो ये काउंट जो इन वर्ड्स का है वो 15,820 है। इसी तरह से ना ही फर्स्ट वर्ड न्यू है, ना ही सेकंड वर्ड कंपनीज है, और वो वाले वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर कॉर्पस के अंदर, जैसे ओल्ड मशीन्स है।
तो ये हमने फ्रीक्वेंसीज जो थी हमारे पास ऑब्जर्व्ड, W1 एंड नॉट W1, W2 एंड नॉट W2, वो हमने यहाँ पर जो है वो नोट कीजिएगा, नोट कर ली। जी यहाँ पर कोई क्वेश्चन है इतना तो बताइए। नो सर। ओके, अब क्या करना है बेटा, अब बेटा हमने ये करना है कि ये जो एक तो रो वाइज सम लेना है और एक कॉलम वाइज सम लेना है जी इनका। तो लेट मी चेंज द कलर टू समथिंग, या तो हम ये करेंगे कि अब हम इन दो का, ये जो है नोट कीजिएगा, इन दो का सम ले लेंगे इधर। तो ये इन दो का सम आ गया, ओके। और ये सम किसका होगा, नोट कीजिएगा, ये सम होगा कंपनीज का, टोटल कंपनीज, काउंट ऑफ कंपनीज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये इन दोनों का टोटल को हम ऐड कर लेंगे। इसी तरह से हम एक और रो वाइज इन दो का जो है वो टोटल करेंगे, वो टोटल इधर आ जाएगा जी। और ये काउंट ऑफ नॉट कंपनीज होगा, ये जो सिंबल लगा हुआ है दिस स्टैंड्स फॉर नॉट, क्योंकि ये देखें ये वर्ड टू इज नॉट कंपनीज है। तो ये सेकंड काउंट आएगा दैट इज फॉर नॉट कंपनीज, और ये काफी बड़ा काउंट है, ये देखें इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से हम कॉलम वाइज एक इनका जो है वो टोटल करेंगे, और कॉलम वाइज टोटल इस तरह से होगा जी। लेट मी चेंज द कलर हेयर। उसके लिए जनाब ये जो दो वैल्यूज हैं, ये इन दो वैल्यूज को मिलाकर ये टोटल आएगा, एंड दिस इज काउंट ऑफ न्यू। वाई दिस इज न्यू, नोट कीजिएगा W1 न्यू है। तो टोटल जो न्यू का आने का जो काउंट है पूरे कॉर्पस में, वो 8 प्लस 15,820 जो कि 15,828 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम इन दो वैल्यूज का काउंट ले लेंगे जो कॉलम में आई है, वो ये काउंट आएगा, और ये काउंट आ जाएगा काउंट ऑफ नॉट न्यू, ठीक है। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अब हम इनका भी एक टोटल ले लेंगे इन दोनों का। तो नोट कीजिएगा, इसको अगर हम इसके साथ ऐड करते हैं इन दोनों को, तो वी विल गेट दिस आंसर, ये टोटल आएगा। एंड सिमिलरली अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वी विल स्टिल गेट द सेम आंसर। तो ये दोनों जो है टोटल्स बराबर होंगे, आप करके भी देख लीजिएगा कैलकुलेटर पे। तो आप नोट करेंगे कि जो ये दोनों हैं ये बराबर हैं, यानी आप रो वाइज का भी टोटल ले लेंगे तो वो 14307676 आता है। एंड अगर आप कॉलम वाइज भी इन दोनों का टोटल ले लेंगे तो तब भी वो यही 14307676 आता है। ये जो है ये हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स जो भी हैं पूरे कॉर्पस में, अब वो हमें पता चल गया जी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं पूरे कॉर्पस में, चाहे वो न्यू कंपनीज है चाहे वो कुछ और है। हमने टोटल नंबर ऑफ टोकन्स गिनने हैं जी, जितने भी हैं वो एन आएगा, और वो हमने इनका सम ले लिया। कॉलम वाइज सम ले लें या रो वाइज सम ले लें, वो इक्वल होना चाहिए, ये याद रखिएगा, और ये इक्वल ही होगा। जी तो ये फॉर्मूलेशन समझ आ गई है जी, 2 बाई 2 के टेबल में किस तरह से वैल्यूज आ रही हैं। रिमेंबर ये वही वैल्यूज हैं जो हमने 2-3 स्लाइड्स पीछे देखी थी, सिर्फ यहाँ पर उन्हें एक 2 बाई 2 के टेबल में जो है वो दिखा दिया गया है, क्योंकि हमने जो टेस्ट अप्लाई करना है काई स्क्वायर, वो इस तरह की फॉर्मेशन को यूज करे। एंड रिमेंबर ये सारी की सारी जो हैं ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि इनको कॉर्पस में काउंट किया गया है, ठीक है, ये कॉर्पस में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये ओ बी एस ऑफ आई जे जो पिछली स्लाइड में था ना, ये वाला पार्ट, ये ओ बी एस ऑफ आई जे, तो ये वो वाली सारी जो हैं ये फ्रीक्वेंसीज। जी बेटा एनी क्वेश्चंस? ओके, अब हम क्या करेंगे, तो अब इसको अप्लाई करेंगे। ओके, ये एक जो है वो बता दिया गया है कि किस तरह से करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए एक तरीकेकार यहाँ पर बताया गया है कि हम किस तरह से कौन सी रो में से कौन सी नंबर को लेंगे। इससे आसान तरीका भी एक है, लेट्स गो टू दैट वन। और ये यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा जी कि अब हमने करना क्या है।
तो ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जी जो हमने प्रीवियस, याद रखिएगा, जो सॉरी, जो प्रीवियस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मैं ज़रा इरेज इसका ख़त्म कर दूं ताकि सॉरी किधर गया जी, किधर गया? तो अब एक्चुअली होगा क्या, आई हैव दीज फोर वैल्यूज, 1 2 3 एंड 4, ये चार वैल्यूज हैं जी इधर, एंड आई हैव वन वैल्यू जो कि ये है, दिस इज द एन। ओके, ये पांच वैल्यूज टोटल मेरे पास हैं जी इसमें, नोट कर लीजिए जी। एन जो है हमारे पास वो ये है। अब हमने इन तमाम की जो है वो ओ बी एस हमें गिवन है ये। अब हम देखते हैं कि हम इसको काई स्क्वायर टेस्ट इस पे किस तरह से अप्लाई करते हैं, और जाहिर है उसके लिए हमें जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ये वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ओबीएस तो हमें गिवन है, हाउ डू वी फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, तो लेट्स सी दैट, क्योंकि जब तक हमें ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। सो हाउ डू वी डू दैट, ये मैंने रेज करके आपको दिखा दिए जी वैल्यूज। सो नोट कीजिएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, तो एक्सपेक्टेड आई जे, ठीक है, और ये होगा क्या, ith रो टोटल इनटू jth कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, ये निकालेंगे कैसे जी, ith रो टोटल इनटू jth कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो हाउ डू वी डू दिस, नोट कीजिएगा, ये वही वैल्यूज थी। तो अगेन द ith रो टोटल, और ये कहां से आ गया, नोट कीजिएगा, ये वाला, एक ये वाला टोटल हमें चाहिए, और एक ये वाला जी टोटल हमें चाहिए। नोट कीजिएगा, अगर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम का टोटल और फर्स्ट रो का टोटल, ये देखें ज़रा, ये तो 15, नोट कीजिएगा, ये वैल्यू आएगी जी 15828 मल्टीप्लाइड बाय 4675। आई थिंक ये आप समझ गए हो, दो वैल्यूज जो हैं ये वाली। जी बेटा समझ रहे हैं बात, हाँ जी सर। जी ये जी वाली सर। वैल्यू ये, एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। तो अगेन मैं वापस जा रहा हूँ जी, हमने फर्स्ट वाली लेनी है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज टेक दिस टोटल जो कि फर्स्ट कॉलम का टोटल है, मल्टीप्लाई जी इसको करना है फर्स्ट रो के टोटल के साथ, और डिवाइड कर देना इसको ये एन के साथ, ये एन की वैल्यू। इसी तरह से हम सेकंड के साथ भी करेंगे, एंड सो ऑन। तो चार वैल्यूज हमारे पास गिवन है, नोट कीजिएगा, ये एक कैलकुलेशन अगर आपको समझ आएगी तो आपको बाकी की चार भी, तीन भी सॉरी समझ आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय दिस टोटल नंबर। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5.17 आ जाएगी फॉर न्यू कंपनीज की। ओके, तो न्यू कंपनीज की जो एक्सपेक्टेड जो आई जे वैल्यू है वो आ जाएगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगी 5.17। अब इसी तरह से हमें इधर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, अगेन हम वैसे करेंगे, हम सेकंड रो का, मैं वापस जाता हूं जी, नाउ वी नीड दीज टू नंबर्स, दिस नंबर जो कि सेकंड कॉलम का है, और हमारे पास सेकंड रो ये वाली, and we will be actually multiplying these two values and then dividing it by n। तो यहाँ देख सकते हैं आप, किधर गया जी ये 4675, सॉरी, कंपनीज, काउंट ऑफ कंपनीज 4675 किधर है, तो ये वाला, यस। तो अभी पहली, क्योंकि हम पहले हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ की निकाली है, अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे इसकी यहाँ की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ये वाला टोटल चाहिए, ये मल्टीप्लाई हम इसको इसके साथ करेंगे, और डिवाइड हम इसको इसके ऊपर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे इसकी, तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, और हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे इस जो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ की आ रही है टोटल, दिस वन, और डिवाइड कर देंगे इसको इसको इस एन के ऊपर। इसी तरह से जब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो जो कॉलम होगी वैल्यू वो ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे, और रो में इसके साथ ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, एंड डिवाइड कर देंगे हम एन के साथ। तो आई होप आप समझ गए हैं कि किस तरह से वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसके लिए नोट कीजिएगा, इसके लिए लेट मी चेंज द कलर हेयर,
इस वैल्यू के लिए व्हाट वी नीड टू डू सेलेक्ट इज कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू ये। सिमिलरली फॉर दिस नेक्स्ट वन, लेट मी चेंज द कलर अगेन, कलर समथिंग एल्स, ये कर लेते हैं। फॉर दिस वैल्यू हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो की कॉलम की सॉरी ये वैल्यू। सो आई होप यू गेट द आइडिया। तो इसी तरह से जी हम जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं नोट कीजिएगा। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई न्यू कंपनीज की, इसी तरह से ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई फॉर समथिंग विच इज़ नॉट न्यू कंपनीज। इसी तरह से ये वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई फॉर समथिंग विच इज़ न्यू एंड अदर देन कंपनीज। एंड ये वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई फॉर समथिंग दैट इज़ नीदर न्यू नॉर कंपनीज। और ये इसकी बकायदा आपको कैलकुलेशंस भी बताई गई हैं कि ये वैल्यूज़ आई कहाँ से हैं। तो आई थिंक एक दफ़ा आप वो प्रीवियस उससे रेफरेंस कर लीजिएगा एंड यू विल गेट दीज 4 वैल्यूज़। ओके ओके सर। जी बेटा, ये आपको समझ आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कैसे निकाली हैं हमने? यस सर। तो ये वाला जी बेसिकली बेटा ये था ठीक है, ये था जी वो बेसिक फार्मूला जिसको हमने यहाँ यूज़ किया एंड विच इज़ वेरी सिंपल। रो टोटल इनटू कॉलम टोटल कॉरस्पॉन्डिंग रो टोटल कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम टोटल, यूँ समझिए उनको मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय एन। तो ये बड़े आराम से आपको ये 4 वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, जी सर। सर ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है ना जैसे प्रिसीजन और रिकॉल होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 समथिंग। लग तो यही रहा है जैसे यहाँ ट्रू ट्रू है, ये दोनों ट्रू हैं। जी सर। तो ये अब क्या कहेंगे आप इसको? फॉल्स ट्रू है सर क्योंकि पहला वर्ड सर फॉल्स ये है। ट्रू फॉल्स होगा। नहीं, पहला वर्ड न्यू नहीं है ना, ये देखें जी सर। फॉल्स ट्रू। जी जी सर, फॉल्स ट्रू आ गया। ये जो है ये फिर उसके सेंस में ट्रू फॉल्स होगा जी सर। और ये फॉल्स फॉल्स होगा। जी सर। तो इसको वैसे भी समझा जा सकता है लेकिन मे बी लोग बेटा दिखा भी हुआ है, देखें ना, नॉट कंपनीज नॉट न्यू नॉट कंपनीज, तो बेसिकली दोनों फॉल्स हैं। तो ये देखें ना, पहली ट्रू है तो दूसरी फॉल्स है। ये पहली देखें यहाँ पर कंपनीज नॉट न्यू, या ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये आप ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं, फॉल्स ट्रू भी कह सकते हैं, डजंट जी सर, ठीक हो ओके। गया। सो जी सर। वी नोट दैट कि वी गेट द वैल्यू 5.17, यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये भी आपको गिवन है वैल्यू। ओके, ये वाली वैल्यू वही है जो ये वाली वैल्यू आई थी। सो new companies occurred completely independently of each other. We would expect 5.17 occurrences of new companies on average. तो expected जो जाहिर है आ गई वैल्यू, इन दोनों की एवरेज जो आ गई वो आ गई है 5.17। ओके, अच्छा, ये आपको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये 8 प्लस 4667 कैसे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 15820 कैसे आ गया? 8 प्लस 4667, ये देखें 8 प्लस 4667 डिवाइडेड बाय एन, देन नोट कीजिएगा ये है 8 प्लस 15820 डिवाइडेड बाय एन। तो दैट इज ये वाला 8 प्लस 15820, यानी अगर आप इस तरह से भी करते हैं इसको वैसे भी किया जा सकता है जैसे कि वो फॉर्मूला कहता है कि इन दो को ऐड करें, जो ये वाला टोटल आएगा उसको एन पे डिवाइड करें, देन ऐड कर दें उसको, इसके कॉलम को ऐड करें, देन डिवाइड कर दें इसको एन पे, एंड देन फाइनली फिर एन पे मल्टीप्लाई कर दें जैसा कि ये है। तो तब भी ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, तब भी आपको 5.17 ही मिल जाएगा। सो नोट कीजिएगा हमने ये चारों एक्सपेक्टेड वैल्यूज यहाँ पर फाइंड कर ली। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द काई स्क्वायर जो है स्टैटिस्टिक है। तो यहाँ से आगे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो काई स्क्वायर के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था जी, ये वाला। तो वी नीड एक्चुअली द सम ऑफ
ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की हुई हैं। और याद रखिएगा इन दो का ऊपर स्क्वायर लेना है, ओके, और डिवाइड कर देना जी हमने उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर। तो जितनी है, क्योंकि हमारे पास 4 टोटल वैल्यूज हैं, तो हम चारों वैल्यूज को इस तरह से जी ऑब्जर्व वैल्यू वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर लेके उसको उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे, ऐड करेंगे नेक्स्ट, इसी तरह से 4 वैल्यूज को हम जी उसमें कर देंगे। तो नोट कीजिएगा द फर्स्ट वन वुड बी ऑब्जर्व वैल्यू 8 थी उसकी, याद कीजिए, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू 5.17, स्क्वायर आई है डिवाइडेड बाय 5.17। सेकंड जो हमारे पास आई थी ऑब्जर्व वैल्यू वो थी 46,667, ये 4667 है, ठीक है, 4667 है। तो ये आई थिंक यहाँ पर एक टाइपो है, ये वाली 4667 होनी चाहिए ये। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट कि ये सारी वही हैं जो हमने माइनस ऑब्जर्व वैल्यू करनी है, याद रखिएगा। ये जैसे 4669 जो है ये कहाँ से आ रही है, ये वाली वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इसी तरह 15822 है, तो आप ये देख सकते हैं ये वाली, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इसी तरह से जो चौथी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू विच इज़ ए क्वाइट लार्ज नंबर, ये 14287 एंड ये वाली वैल्यू, ये 4 एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं। एंड इसी तरह से ये जो 4 हैं, फर्स्ट वन ये ऑब्जर्व वैल्यू हैं, जैसे 15820 जो है वो अगर आप देखें तो ये 158 एक्चुअली ये 15820 ये वाली वैल्यू है, और चौथी जो वैल्यू है वो 14287,181 है। तो अगर आप यहाँ देखें तो 14 ये देखें 287181, तो दीज आर द ऑब्जर्व वैल्यूज। ओ माइनस ई उसी टेबल में से उठानी है जी, जिस रो एंड कॉलम में से ये वाली वैल्यू होगी उसी रो एंड कॉलम पे अगले टेबल में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है जस्ट आपने वो पिक करनी है, उसको ले लेना है और डिवाइड कर देना है उसको ई की वैल्यू पे। सिमिलरली इसको ऐड करना है अगली वैल्यू के साथ, चारों को जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट दिस 1.55। जी बेटा, कैलकुलेशन की समझ आ गई कैसे हुआ? हेलो, थोड़ी थोड़ी लग गई है सब। श्योर? तो ये मैं ज़रा एक मिनट जी, इस पे मैं ये दिस इज़ द फॉर्मूला जी, बार बार आपको बताया जा रहा है जो हम यूज़ करेंगे। तो जो ऑब्जर्व वैल्यू थी वो हम पहले फर्स्ट टेबल में, फर्स्ट जो आएगा टेबल ये वाला, इसमें देख चुके हैं। देन ये वाली 4 वैल्यूज 1 2 3 एंड 4, और जो फिफ्थ वैल्यू हमारे लिए काम की वैल्यू है वो ये है। इन 5 वैल्यूज को हाईलाइट कर लें। इसी तरह जो अगला टेबल हमने बनाया है एक्सपेक्टेड वैल्यूज का वो ये वाला, उसमें से भी आपने ये करना है कि इन जो ये वाली जो वैल्यूज निकाली हैं आपने इनको हाईलाइट कर देना है, ये वाली। ओके, यहां से ये 4 वैल्यूज हमारे मतलब की वैल्यूज हैं। अब हम इनके ऊपर काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे? हमने ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर लेना है और डिवाइड कर देना उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू से। फॉर एग्जांपल जैसे ऑब्जर्व वाली पहली वैल्यू जो है वो 8 है, ये वाली, और इसी के अगले टेबल में यही में से ही वैल्यू उठानी है और वो वैल्यू है 5.17 ये वाली, और इन दोनों को माइनस करना है, इनका स्क्वायर लेना है और डिवाइड हमने फिर कर देना है 5.17 पे। इसी तरह प्लस करेंगे, हम अगली वैल्यू उठाएंगे विच इज 4667 माइनस इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आई है वो ये है 4669.83 का स्क्वायर लेंगे, डिवाइड कर देंगे जी इसको 4669.83, एंड जो अगली वैल्यू है अगेन वो ये वाली है एंड ये वाली है। फाइनली हमारे पास जनाब जो कैलकुलेशन एक आएगी वो आएगी ये अप्रोक्सीमेटली 1.55 के बराबर। जी बेटा, कैलकुलेशन की समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अभी मैं टेबल की तरफ चलता हूं।
सर ये इसमें ये वन वाले कॉलम ने क्यों चेक किया हुआ है ये यहाँ पर ये जी बिल्कुल, ये जो DF1 है। हाँ जी मैं जी बता बेटा, ये काई स्क्वायर का टेबल हमने देखना, वो टी टेबल नहीं है। अच्छा जी इसमें जी मैं सर। बताता हूँ डीएफ कैसे चेक करेंगे। अच्छा काई स्क्वायर का टेबल, चलें वो अच्छा हो गया। मैं ज़रा टेबल भी सामने ले आऊँ जी आपके। जस्ट गिव मी अ मिनट, टेबल किधर गया जी? ये तो जी हम मैं शेयर करने लगा हूँ जी ये आपसे। पहले इस टेबल को देख लीजिए, ये याद रखिएगा टेबल बी जो है वो बेटा टी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने नहीं देखना। इससे अगले पेज पे जाओ और वहां पर नोट कीजिएगा टेबल सी, जो कि लिखा हुआ है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज। नोट कर रहे हैं? जी जी सर। जी बेटा। अब बेटा ये वाला टेबल है जी, इसको जी हमने देखना है। ओके अगेन इसमें भी वैसे ही है। ये हमारा वही है अगेन 99%, रिमेंबर। ओके जिस तरह से वो टी में था, तो हमारे लिए जो टारगेट होगा वो ये वाला कॉलम होगा। 99% पे हमने चेक करना है। और इधर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन है। ओके लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालनी है? अच्छा ये भी गौर से देखिएगा, ये वाली वैल्यूज 10 से लेके 20 तक तो गिवन है। उसके बाद 5 के गैप से फिर 10 के गैप से ये 100 पे क्लोज हो जाता है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 100 से ऊपर आपके पास नहीं आएगा। अच्छा तो अब हमने वैल्यू कैसे निकालनी है, इस टेबल में कैसे देखनी है जी बेटा? काई स्क्वायर टेबल समझ आ गया? जी सर। ओके अब नोट कीजिएगा कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं स्लाइड पे वापस जाता हूँ जी। ओके सो हम इसको यूं करेंगे कि हम इसको ये देखें n-1 × c-1, और ये n × c दरअसल मुराद क्या है? रो इंटू कॉलम। हमारे पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं उस टेबल में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इसको निकालने के लिए आप ये करेंगे कि आर जो है लेट से वो भी हमारे पास 2 है, हमारे पास 2 by 2 का टेबल है। ठीक है तो बेटा हमारे पास ये हो जाएगा n-1 × c-1। ओके तो 2-1 × 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकलेगा। ओके तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अब हम टेबल में जाते हैं जी। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है जी हमारे पास, दिस इज। एंड 0.05 की बात हो रही है, 0.05 तो वो ये वाला, और 3.84 ये वाली वैल्यू जी। 3.84 की बात हो रही है, तो 3.84 की ये वाली वैल्यू है जी। ये हम जी वापस जाते हैं। मैं आपको स्लाइड पे वापस लेके जा रहा हूँ जी। तो आपने नोट किया है सॉरी कि 0.05 अल्फा पे 0.05, तो 0.05 अल्फा पे जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3.84। और जो हमारे पास जो वैल्यू आई हुई है, जो हमने टी जो काई स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है वो आ रही है 1.55। सो सिंस 1.55 जो है वो लेस देन है 3.84 से, we cannot reject H naught, that new and companies occur independently of each other, so new companies is not a good candidate for a collocation. Why? Because हमारी जो वैल्यू है सिंपली पुट वो लेस है टेबल की वैल्यू से, तो ये कभी भी कॉलोकेशन नहीं होगी। ये है जी काई स्क्वायर टेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको कोशिश की है बताने की। अगेन आप देखोगे इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स ओनली कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड। एक दफ़ा अपने हाथों से अगर आप इस जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये बड़े आराम से हो जाएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, n-1 और c काइंडली n-1 और c-1 एक तरफ मेरा डिवाइड कर। ओके बेटा हमने टेबल को अगर देखना है गौर से देखें, टेबल में वापस जाते हैं जी। ये वाला टेबल है जी काई स्क्वायर का। तो बेटा काई स्क्वायर के टेबल में भी अगर हमने बेटा किसी चीज़ को देखना है तो नोट कीजिएगा हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए। ठीक है अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे कैसे? नोट कीजिएगा एग्जैक्टली वैसे निकालेंगे जैसे हमने टी में निकाली थी। तो वहां पर भी हमने -1 किया था, n-1 ऐसे किया था ना, क्योंकि बेटा यहाँ पर टेबल है हमारे पास 2 by 2 का, रो बाय कॉलम्स का। हम ये करेंगे कि हम इनमें से हर एक में से -1 करेंगे, दोनों में से आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा 1 ही इधर आ जाएगा, 1 to 1 करेंगे तो बेसिकली बेटा वो 1 होता है।
इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास इस केस में 1 आए, और जो टारगेट हमने जो रखा है अपने लिए जो समझ लीजिए जो पी वैल्यू है वो रखी है 0.05 की, तो उसके अंडर जब हमने देखा इसको तो हमें मिल गई 3.84, और 3.84 जो है वो क्योंकि बड़ी है, हमारी वैल्यू आई है 1.55, तो इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो न्यू कंपनीज जो हैं वो डू नॉट फॉर्म ए कोलोकेशन। जी, मैंने आपको बेटा ये भी बता दिया, ये 2 - 1 गिवन भी है, और ये n-1 इंटू सी माइनस वन है बेटा, ये n इंटू सी टेबल है। अब बता दिया उन्होंने, n इंटू सी का मतलब है हमारे पास 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं बेटा। तो n-1 2 - 1 इंटू 2 अगेन -1 विच इज इक्वल टू 1, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 में गए, ओके, और 0.05 के नीचे देखा तो दिस इज द वैल्यू। ठीक है सर। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, सर ये 0.05 ही क्यों लिया, मतलब वो 0.005 क्यों नहीं लिया? आगे भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन फिर भी आप रिजेक्ट कर देंगे, वो और बड़ा हो जाता है। ये 95% 99.5% है, जी जी ठीक है, ये 99.5 है, तो इससे कम करते जाए, तो क्योंकि 0.05 है, इसको भी हम देख सकते हैं कि ये कितना होगा, जी जी इवन उस पे भी ये रिजेक्ट हो रहा है, जी सर। क्योंकि हमारी जो वैल्यू निकली है ना एक्चुअली वो है 1.55, वो एक्सेप्ट अगर होगी तो यहाँ पर होगी एक्सेप्ट। ठीक है सर। ये है टी की वैल्यू होगी 0.95 विच इज़ एक्चुअली बहुत पुअर है। अगर आप इवन इससे कम होते जाते हैं, इससे कम, तो फिर बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, आपका हाइपोथेसिस जो है ना बहुत ही काइंड ऑफ पुअर उस पे है, असम्पशन पे है। तो इस पे भी इवन 0.05 पे भी वो वैल्यू रिजेक्ट हो रही है, तो आप बेटा आगे भी चले जाओगे 0.005 पे, तो वहाँ पर वैल्यू देखिएगा वो 7.88, उससे भी बड़ी वैल्यू। ओके सर। जी, तो आप बेटा जब देखें आगे जाते जाएंगे, ये देखें तो आपके पास वैल्यूज इंक्रीज करती जाएंगी। सर ये एन और सी की वैल्यू कहाँ पर गिवन थी? बेटा ये टेबल है हमारे पास, ये देखें, ये जो टेबल बेटा हमने बनाया है, आप स्लाइड बेटा देख रहे हैं? यस सर। हाँ, तो यूँ समझिए ये n है और ये सी फॉर कॉलम्स, और लेट्स से n नंबर ऑफ वर्ड्स, यूँ समझ लें, या n यहाँ पर रोज की बात है या नंबर ऑफ वर्ड्स की बात है। 2 वर्ड्स हैं बेटा हमारे पास, न्यू और कंपनीज, तो 2 बाय 2 है, क्योंकि टेबल 2 बाय 2 का है, लिहाजा हम इस 2 बाय 2 के टेबल में n इंटू सी टेबल लिखा हुआ ना बेटा, तो n इंटू सी का मतलब है रोज बाय कॉलम्स, दोनों में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाए। यस सर, क्लियर हो गया। तो बेटा मैंने आपको टेबल में भी जो है वो जाके दिखा दिया कि काई स्क्वायर का टेबल आप किस तरह से जो है वो देखेंगे। आपको बेटा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, नोट कीजिएगा, ये काई स्क्वायर का टेबल आपने चेक करना है, ये ना हो कि आप टी का टेबल चेक करते हो। तो यहाँ पर बेटा आप आएंगे और हमने कहा है कि 0.05, इवन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सिंस वैल्यू यू विल गेट जो है वो बड़ी होती जाएगी, नोट कीजिएगा। इवन 1.5 एक्चुअली यहाँ सिर्फ एक्सेप्ट होगी, विच इज़ वेरी वेरी एक्चुअली पुअर, इवन यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो रिजेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो दिस इज एन सर एग्जांपल। जब हमारा टेबल 2 by 2 का है जी तो जी, ये तो हर दफा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 नहीं आएगा, जरूरी नहीं है बेटा 2 बाय ये 2 का फिक्स हो टेबल गया। हो। बात ये है कि वो यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है उसमें यही कहा गया है, क्योंकि हम कॉलोकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो कॉलोकेशन में बेटा 2 ही वर्ड्स होंगे, ठीक है ना, ज्यादा जी सर, मरतबा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ ना सर कि ये हमेशा हम लोग 1 पे ही आएंगे फिर। हाँ, तो वही बात है ना, ये देखे ना, इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज अप्लाइड टू ए 2 बाय 2 टेबल ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज बेटा, ये देखें।
तो इसीलिए जी सर, बेटा ठीक। आप ठीक कह रहे हैं, ये नोट कीजिएगा। आपको टेबल में ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधा जाके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे जाके सिर्फ वैल्यू चेक कर, ठीक है ना। अगर 2 वर्ड्स की बात है तो सिर्फ टेबल में जाके आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 में जाके 0.05 पे जाके वहाँ देख लें। अगर आप उससे ज़्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं तो उससे आगे देखते जाएं, ठीक है। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन? अगेन मैं दोबारा बार बार बेटा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तमाम जो एग्जांपल्स आज हम कर रहे हैं इनको कागज़ पेंसिल लेके कैलकुलेटर सामने रख के प्लीज़ एक दफ़ा अपने हाथों से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इजी हैं अगर एक दफ़ा आप खुद गो थ्रू कर लें। ओके, सो ओके सर। काई स्क्वायर टेस्ट कंक्लूजन। अब एक हमारे पास एक टेस्ट और रह गया है, और वो अभी हम वो भी देख लेते हैं। वो भी क्वाइट सिंपल है एक्चुअली। तो और वो गुड लक आपकी ये है कि वो मेरे ख्याल में या नहीं, गुड लक नहीं है उसमें, एक चीज़ आएगी वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी आएगी। चलें देखते हैं अभी। डिफरेंसेस बिटवीन द टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट डू नॉट सीम टू बी लार्ज। कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा आएगा इसमें, दोनों को अप्लाई किया जा सकता है। काई स्क्वायर टेस्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज प्रोबेबिलिटीज where t fails because of normality assumption। तो बात ये है कि अगर कोई एग्जांपल दी हो तो यू कैन ईदर यूज t और यू कैन ईदर यूज काई स्क्वायर, दैट डिपेंड्स। तो अगर आपने नॉर्मल ये असम्पशन दी हुई है कि जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन परहैप्स आपको टी टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर ये बताया नहीं गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, देन यू कैन अप्लाई द काई स्क्वायर जो है वो जो है वो टेस्ट। The chi-square is not appropriate with sparse data if numbers in 2 by 2 tables are small। ये वही बात आ गई, sparse किसको कहते हैं? सब बिखरा हुआ डाटा। Yeah, तो if there is large actually difference in the data, तो then again it's not appropriate। तो it's wide range of problems, machine translation, corpus similarity, so यहाँ पर इसको अप्लाई किया गया है। तो that is the conclusion। जी जी जी। सर एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी डाटा सेट पे टी टेस्ट कह दे कि ये कैलकुलेशन है और काई स्क्वायर कह दे कि ये नहीं है? मुश्किल है, अगर कहीं यहाँ ना फंस जाए तो, ठीक है। अगर तो स्पार्स डेटा है ठीक है सर। तो फिर शायद वो प्रॉब्लम कर जाए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, ठीक है। ओके। डिफरेंस होगा, लेकिन ये भी पहले सेंटेंस नोट करिए ना, डिफरेंस शायद निकलेगा लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं निकलेगा कि वो एक कहे कि आप एक्सेप्ट कर लें हाइपोथेसिस और एक कहे कि आप रिजेक्ट कर दें। ऐसा नहीं होता, स्टैट्स में ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ठीक है सर। वो तो कंट्रडिक्शन आ जाएगी ना कहीं पे, आप फिर तो वो तो मसला नहीं। ठीक जी, तो आई होप काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट अब आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो चीज़ आपने याद रखनी है अपने जिसे कहते हैं जहन में, वो ये वाला फार्मूला है। और फिर आपने ये भी चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि किस तरह से आप OBS एंड किस तरह से आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, ठीक है। आप काफ़ी डिटेल में मेरे ख्याल में आज मैंने आपको समझा दिया है कि ये ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं। तो टोटल अब आपको चाहिए तो टोटल आप जो कॉलम वाइज ले लें या टेबल वाइज ले लें, सॉरी रो वाइज ले लें। एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकालनी काफ़ी आसान है। सिर्फ आपने वो वाली जो कॉलम की वैल्यूज़ है उसको टोटल पे डिवाइड करते जाना है एंड यू विल गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। फाइनली आपने ये फार्मूला अप्लाई करके, आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस, ये वाला। एंड सिमिलरली जो टी टेस्ट है उसके लिए जो असल में फार्मूला था वो किधर गया जी, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सो जहाँ जहाँ फार्मूलाज की बात आएगी जी वो आपको याद होने चाहिए, बिकॉज इन एग्जाम्स और एल्सवेयर अगर आपको फार्मूला गिवन नहीं होंगे, सो रिमेंबर आपको वहाँ पर ये चीज़ें खुद से प्रोड्यूस करनी हैं, ओके। ये मत समझिएगा कि आपको आपकी हेल्प के लिए वहाँ पर कोई फार्मूला वगैरह दिए होंगे। हाँ, आपको वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, यस जाहिर है, लेकिन बाकी की कैलकुलेशंस आपने खुद करनी होंगी।
ओके, सो मशीन ट्रांसलेशन की यहाँ बात हुई है। तो किस तरह से मशीन ट्रांसलेशन का आइडिया है ना आपको, जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, आप उस पर कोई एक लैंग्वेज में लिखें, इंग्लिश में लिखें, और आप कहें कि जी मुझे इसको फ्रेंच में चेंज कर दे। काफ़ी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, वैसे आप उर्दू में भी करा सकते हैं। सो उर्दू का वर्ड्स को उठा के आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर तो हमने ये चेक करना हो कि इसकी ट्रांसलेशन जो है वो वाकई वही है कि नहीं है। एक वर्ड है, जैसे इंग्लिश में वर्ड है खाओ, और ये वर्ड है फ्रेंच में, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आई डोंट नो। चेक कर लें, एक मिनट, इसको कैसे जी सर। करते हैं। मेरे पास ब्राउजर नहीं खुला हुआ कोई भी, मैं ज़रा सब गूगल। ब्राउजर पे जाके वर्ड लिखें, आगे प्रोनाउंस लिखते हैं, वो खुद ही का आ हाँ जाती जी, है हाँ जी, फील्ड वो उसमें। ठहर जो, मैं ज़रा जाऊँ तो सही पहले। Sir, it says wash. अच्छा, बड़ा खौफनाक सा वर्ड है। ट्रांसलेट, एक मिनट जी, मैं ज़रा देखूँ। इसको मैंने ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश, सॉरी फ्रेंच, या वैश, जी वैश। ओके गुड। सो हम कहाँ थे जी? जी बेटा, ये स्लाइड्स आपके सामने हैं जी, देख सकते हैं। No, sir, slide share नहीं है। अच्छा एक मिनट, मैं ज़रा दोबारा शेयरिंग ऑन करूँ। ये जी बेटा बताएं। से शो हो रही है। जी सर। ओके, सो अगेन अ सिमिलर एग्जांपल, और जिस तरह से हमने कॉलोकेशन को प्रूव किया था, तो मशीन ट्रांसलेशन में ये भी प्रूव किया जा सकता है कि क्या ये वर्ड इसकी ट्रांसलेशन है कि नहीं है, क्या ये वर्ड जो है ये सिमिलर इन मीनिंग है मगर डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो अगेन उसी तरह से 2 by 2 का टेबल बना, एक खाओ है, एक नॉट खाओ है, एक वैश है और एक नॉट वैश है। और ये उसकी वो ऑब्जर्व्ड जिसे कहते हैं वो फ्रीक्वेंसीज 59 टाइम्स आ गया कि खाओ और वैश जो हैं ये सिमिलर हैं, और नॉट खाओ और वैश जो हैं वो 6 प्लेसेस पे काओ की जगह कुछ और लिखा हुआ था फ्रेंच में, या वैश लिखा था लेकिन काओ नहीं लिखा हुआ था, उसका ट्रांसलेशन नहीं आई, समथिंग लाइक दिस। तो नंबर एन भी होता है, number of tokens of aligned sentence pairs containing cow in English and wash in French। ये तो 59 टाइम्स जो कॉर्पस में या किसी डेटा सेट में कोई ऐसी जगह आई जहाँ पर काव और वैश दरअसल जो था वो एक ही मतलब था उनका। और 6 टाइम्स कॉर्पस में आया है कि वैश तो है फ्रेंच में मगर काव नहीं है, वो कुछ और में भी होगा वहाँ पर। एंड सिमिलरली दीज आर 2 other 8 times, एंड दिस इज अ वेरी लार्ज वैल्यू कि ना ही वैश था और ना ही काव था। सो ये इसका अगेन उसी तरह से हम काम करेंगे, रो वाइज टोटल, एंड दिस इज द कॉलम वाइज टोटल, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर एन, जो टोटल नंबर ऑफ आपको देगा। ठीक है, सो काई स्क्वायर जो है इसका वो आता है जी 456 400, निकाल लेंगे। क्यों हुजूर? जी ये सर, ये वो आपके पास, फार्मूलाज हैं simple। जी ये आपके पास ओ आई जे आगे हुए हैं। अब आपने ई आई जेज फाइंड करने हैं जैसे आपको बताया गया था। सो द फर्स्ट ई आई जे जो है ये पता लग गया होगा आपको कैसे करना है 59 को। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया है, कोशिश कीजिए जी ये सर। अपने हाथों से एग्जांपल सॉल्व करें। ठीक है, तो जो काई स्क्वायर आएगा 456 400 आएगा, तो वही अल्फा आ गया 0.05 पे हमने देखी थी वैल्यू 3.84 है। सिंस दिस इज वेरी वेरी जिसे कहते हैं हायर या लार्जर देन 3.84, so Vash and Cow are not independent, so they are actually translations of one another. So मशीन ट्रांसलेशन में भी नोट कीजिएगा, इसको यूज़ किया जा सकता है, और वहाँ पर भी जो काई स्क्वायर का टेस्ट है वो भी अप्लाई किया जा सकता है। बिल्कुल सेम मीनिंग एग्जांपल है बट एप्लीकेशन इसकी डिफरेंट है। जी सॉल्व कर लेंगे खुद ही से। जी सर, कर लेंगे। गुड, चलो मैं आपको ऐसे करूंगा, वो जो असाइनमेंट मैंने सोची हुई है ना वो यहीं से दे दूंगा आपको, ताकि आप ये काम खुद अपने हाथों से करें। चलें सर, ओके, डन करें फिर। हाँ,
तो इसी तरह से कॉर्पस सिमिलैरिटी जो है उसमें भी ये अप्लाई हो सकता है। तो कॉर्पस वन और कॉर्पस टू जो हैं, अगर वर्ड वन, वर्ड टू, वर्ड थ्री एंड सपोज वर्ड 500 हैं, और उनकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज दोनों में देखी गई हैं, तो और उसके बाद भी ये अगेन उसी तरह से एच नोट जो है, द टू कॉर्पोरा हैव द सेम वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगेन ये काई स्क्वायर टेस्ट, ये एग्जांपल दी गई है आपको एक और, ये कंप्लीट एग्जांपल नहीं है, जाहिर है बहुत सारी वर्ड, बहुत सारी इसमें वैल्यूज मिसिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो दो कॉर्पस हों हमारे पास, और हम ये जानना चाहें कि वो कितने सिमिलर हैं, तो उसके ऊपर भी काई स्क्वायर टेस्ट से उसको ये किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन उसकी पॉसिबल है। एंड कोलोकेशंस अक्रॉस कॉर्पोरा, वहाँ पर भी हम कर सकते हैं जी। लेट्स मूव अहेड। आई थिंक कि काई स्क्वायर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमने अप्लाई कर दिया। जैसे करीम उबैद हैं, नोट कीजिए दिस इज़ ए नेम, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जो है वो कोलोकेशन ही होगा। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो अक्रॉस कॉर्पोरा को छोड़ दें। अप्रोचेस, फाइनल अप्रोच जो है जी हमारी वो है म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, MI जिसे कहते हैं। अगेन अनदर वे ऑफ फाइंडिंग के ये कोलोकेशन है कि नहीं है, और यूजेस अ मेजर फ्रॉम इंफॉर्मेशन थियरी। इसकी जो बेस है वो एक कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है जी, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन थियरी। और क्लॉड शैनन जो हैं वो उसके बहुत बड़े माने जाते हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन उसमें किए हैं। और जो क्रिप्टोग्राफी है, इंफॉर्मेशन थ्योरी जिसे कहते हैं, वो सारी की सारी जो है वो इंफॉर्मेशन थ्योरी के ऊपर बेस करती है। तो इसमें करते क्या हैं, इसमें एक हम मेजर यूज़ करते हैं आई ऑफ एक्स वाई। ये आई ऑफ एक्स वाई जो है ये है क्या, ये एक्चुअली पॉइंट वाइज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन है। ये म्यूचुअल इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। A measure how much one event, one word tells us about the other, or a measure of the independence of two events or two words। ये बताएगा कि जी कि एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड के बारे में हमें मेजर बता देगा, या ये बताएगा कि वो एक दूसरे से कितने इंडिपेंडेंट है। अगेन हम वही बात कर रहे हैं कि दो अगर वर्ड्स हैं हमारे पास, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो लेकिन याद रखिएगा, अगर IXY 0 हो ये चीज़, तो इंडिपेंडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी जो हमने वहाँ P ऑफ जो निकाली थी, यहाँ पर IXY 0 होगा। तो अगर IXY 0 आता है, इसका मतलब है कि जो टू इवेंट्स जो दो हैं वर्ड्स हैं X और Y, वो इंडिपेंडेंट है, वो कोलोकेशंस नहीं। ओके, IXY को कैलकुलेट कैसे करेंगे? X एंड Y रिमेंबर आर द टू वर्ड्स जिनके दरमियान हम कोलोकेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। हम लॉग बेस 2 निकालेंगे जी। लॉग बेस 2 पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी सर। जी सर। ओके, लॉग बेस 2 मैं बता देता हूँ जी। किसी भी चीज़ का अगर आपने लेट से n का कैलकुलेट करना है, तो यू विल डू इट लाइक दिस, कि आप लॉग बेस 10 जो है, सिंपल जो लॉग दिया होता है कैलकुलेटर पे, आप लॉग ऑफ n निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको अगेन लॉग बेस अगेन 10 वही लेंगे लेकिन 2 और से। 2 के साथ। तो बेसिकली आपने ये करना है कि जो बेस यहाँ पर आपने लिया होगा, आपने सिर्फ उसको यहाँ पर चेंज कर देना। सो लेट से लॉग बेस 3 निकालना है, अगर आपने वेरी सिंपल यही करेंगे लॉग ऑफ 3 से। लॉग बेस 5 लेना है, तो इट्स वेरी सिंपल, सो यू कैन जनरलाइज दिस। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, यानी ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हम लेंगे, और नीचे हम फर्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वर्ड की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये है जी इसका फॉर्मूला। जाहिर है अनफॉर्चुनेटली ये फार्मूला भी आपके जहन में होना चाहिए इफ़ वी आर इन एन एग्ज़ाम, और आपको कहा जाता है जी कि फाइंड आउट IXY, और ये दो वर्ड्स हैं, और कुछ वैल्यूज़ आपको दी जाती हैं, जैसे अभी हम एग्जांपल करते हैं। तो यू शुड बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन। आपको पता होना चाहिए कि आपने लॉग बेस 2 लेना है, और आपने करना कैसे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ XY, दैट इज़ कि दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, इकट्ठे आने की, डिवाइड इसको करना है कि दोनों के इंडिपेंडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये है जी फॉर्मूला। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जाहिर है सॉल्व करेंगे तो हमें इस एग्जांपल की समझ आएगी।
एक चीज़ ये आपने याद रखनी है जी, और ये हमारे काम आएगी ये वाली प्रॉपर्टी, कि हम एक्चुअली ये वाली चीज़ की हमने बात की है पिछली स्लाइड में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कमिंग विद वाई, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। तो ये जो है एक्चुअली, ये इसको हम इस वाले पूरे फॉर्मूले को, ये जो गिवन है, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे ये लिखा हुआ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इस लाइन को कहते हैं गिवन वाई, गिवन GIVEN, गिवन, यानी x के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर y पहले आ चुका है। यानी y पहले आ चुका है, तो आप ये बताएं कि x के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका ये मतलब होता है। तो दिस इज एक्चुअली जो है, हम इसको यूं लिख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y, ये वाली जो दी हुई है, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है, और ये एक्चुअली जो है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ y के भी बराबर होता है। ये दोनों सेम है, यहाँ आप x ले लें या y ले लें, एक्चुअली ये दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, अब ये क्यों दिया गया है? बिकॉज के हो सकता है कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज गिवन हो कि जी के x की वैल्यू गिवन y हमें गिवन हो, यानी एक एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट के दूसरा वर्ड पहले आ चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन हो। तो उस केस में हमें आपको याद रखना होगा कि फिर इसको अगर आपने सॉल्व करना है, तो आप फिर ये वाले फॉर्मूला की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। x गिवन y ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसको आप x गिवन y प्रोबेबिलिटी ऑफ y से भी कर सकते हैं। इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, लेट मी गिव एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे एक पहली असम्पशन ये है कि काउंट ऑफ आयतुल्लाह जो है वो 42 टाइम्स आया है, काउंट ऑफ रूल्लाह जो है वो 20 टाइम्स आया है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, इस पे कौन सा अप्लाई होगा, वो सीधा सीधा जो है वो मैं बताता हूँ, ये वाला फॉर्मूला है। ओके, अब ये नोट कीजिएगा, काउंट ऑफ आयतुल्लाह रूल्लाह ये 20 है। ये क्या है, ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, आपने ये याद रखना है। आयतुल्लाह कॉमा रूल्लाह का मतलब है काउंट, काउंट का मतलब है दोनों के इकट्ठे आना। तो ये 20 टाइम्स आ रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ टोकन जो हैं वो थे इतने पूरे कॉर्पस में। सो यहाँ पर नोट कीजिएगा, हमें दे दिया गया है कि काउंट ऑफ आयतुल्लाह 42 है, काउंट ऑफ रूहुल्लाह जो है 20 है, लेकिन काउंट ऑफ दोनों का इकट्ठे आना 20 है, और टोटल नंबर ऑफ टोकन्स दिए गए हैं। तो हमें अब बताना है कि आई ऑफ एक्स वाई क्या होगा। तो नोट कीजिएगा, आई ऑफ एक्स और वाई, एक्स हम ले लेंगे आयतुल्लाह को, द फर्स्ट वर्ड, और जो सेकंड वर्ड है रूहुल्लाह, उसको हम सेकंड वाई ले लेंगे, लॉग बेस 2 होगा, ओवर। तो अब फॉर्मूला क्या था, दोनों के इकट्ठे आने की प्रोबेबिलिटी। नोट कीजिए ये वाला, मैं जरा इसको इरेज कर दूं जी। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो नोट कीजिएगा, द फर्स्ट जो ऊपर वाला पार्ट है वो ये बता रहा है कि दोनों के इकट्ठे आने की प्रोबेबिलिटी, एक्स एंड वाई, आयतुल्लाह एंड रूहुल्लाह इकट्ठे आ रहे हैं। हमें यहाँ पर बता दिया गया है कि वो 20 टाइम्स आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली 20 होगा ये, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे ओवर दिस एन, ये वाला एन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इस एन से डिवाइड हो गया। तो बेसिकली ये क्या हुआ, हमारे पास ये टोटल ऊपर वाली वैल्यू जो है, जिसे न्यूमेरेटर कहते हैं, न्यूमेरेटर हमारे पास आ गया। अब हमने डिनोमिनेटर में दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज लेनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आयतुल्लाह एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रूहुल्लाह। और वो कैसे होगी, वो भी हमें गिवन है कि आयतुल्लाह इंडिविजुअली 42 टाइम्स आ रहा है। तो ये देखें 42 आया यहाँ से, तो मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे जी। ये वाली वैल्यू जो है ये देखें, ये आई, और एन ऑफ कोर्स वो वही रहेगा टोटल, एंड ऑफ कोर्स 20 जो है वो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है वो ये है रूहुल्लाह। तो ये 20 जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ चाहिए। तो मैंने कलर कोड कर दिया, होपफुली दिस मेक्स इट इजी फॉर यू गाइस। तो इस कैलकुलेशन का फिर आपने लॉग बेस 2 निकालना है। रिमेंबर, पहले इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने की जो वैल्यू एक नंबर आएगा उसका लॉग बेस 2, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो निकाल लेना। यू विल गेट दिस वैल्यू 18.38। ठीक है जी सर, यही निकली है। ये निकली है जी, गुड।
तो 18.38 का मतलब क्या है? रिमेंबर, क्योंकि आई ऑफ एक्स वाई जो है, इसको इंडिपेंडेंट अजम्पशन क्या थी इसकी, याद रखिएगा, आई ऑफ एक्स वाई का जीरो होना जो है वो इंडिपेंडेंट अजम्पशन है, जो कि ये वाली, इफ टू इवेंट्स एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट देन आई ऑफ एक्स वाई जीरो होगा। अगर तो ये जीरो आता तो इसका मतलब है आयतुल्ला और रूहुल्ला जो हैं ये जो हैं वो इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वैल्यू आई है 18 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब है ये वाकई ही जो है वो एक कॉलोकेशन। ओके सर वैसे ये इंडिपेंडेंट तो इसी तरह हो सकते हैं ना, मतलब ये इनका जो काउंट ऑफ आयतुल्लाह रूहुल्लाह दोनों का मतलब इकट्ठे कभी आए ही नहीं है, तो वो जीरो होता, तो ओवरऑल इसका जो एक आंसर था वो जीरो आ जाता, और लॉग बेस टू जी। ऑफ जीरो वो। तो आपने बेटा इसकी असम्पशन याद रखनी है कि आई ऑफ एक्स वाई जीरो होना चाहिए अगर आपने इंडिपेंडेंट प्रूव करना, ठीक है। तो ये था जी इसकी एक एग्जांपल। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। तो हम ये पहले वैसे एग्जांपल देख चुके हैं। ये नोट कीजिएगा, इनका आई वैल्यूज यहां पर गिवन है। अब ये आई से इनको सॉल्व किया गया है, आयतुल्ला रूहुल्ला, और ये वाली वैल्यूज ऑलरेडी हमें जो अभी हमने सॉल्व की एग्जांपल उसमें देखा है कि हमने 18.38 आया है। इसी तरह से नोट कीजिएगा ये वैल्यूज हैं फॉर बेट मिडलर, इसकी वैल्यू आई है 17.98। इसी तरह लाइक पीपल जो है इसमें ये वाली वैल्यूज गिवन है और इसका आया है 0.46, इसका है 0.29। सो वेरी वेरी सिमिलर। टाइम लास्ट, इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि ये दो वर्ड जो हैं इनके चांसेस जो हैं वो बाय चांस ही हैं कि ये जो हैं ये दोनों इकट्ठे आते हैं। ओके और कंपैरिजन किया गया है टी टेस्ट के साथ। नोट कीजिएगा टी टेस्ट भी बहुत ही सिमिलर है। हमने टी टेस्ट में देखें वैल्यूज जो आ रही हैं ये 3.8 से बड़ी हैं, 2.576 था टेबल में, तो क्योंकि उससे लार्जर है तो हमने दोनों को एक्सेप्ट किया था और यहाँ पर दोनों को हम रिजेक्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली वही वैल्यूज आ रही हैं जो अगर आप देखें सेम रैंकिंग एज टी टेस्ट, ठीक है। तो एक जस्ट आपको कंपैरिजन करके दिखाया गया कि आप अगर आप एम आई से भी ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट कर लें तो वही रिजल्ट्स आएंगे जो टी टेस्ट में आ रहे थे। जी फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को? ये दो को हमने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर नोट कीजिएगा यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम टेक्निकली इन दो को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हम इन दो को रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके जी ठीक है सर। Okay, another example. We have again another French word. अब इसकी फ्रेंच ट्रांसलेशन क्या होगी, कोई बता दे मुझे। एक है हाउस का वर्ड है हमारे पास इंग्लिश में, और उसके मुकाबले में जी ये फ्रेंच वर्ड है शैम, शैम्बर, शैम के क्या कहेंगे। खैर अगेन आप देखेंगे 2x2 का टेबल हम बनाएंगे जी, ठीक है। वर्ड वन हाउस और शैम इकट्ठा जो आ रहा है वो उसका इट काउंट ये सेज है शैम्बर, शैम्बर। शैम्बर, चलें जो भी है, खैर वो जाने फ्रेंच जाने, ठीक है। तो हाउस और शैम्प जो है वो ये इनके जो आने की जो है वो जो ट्रांसलेशन है एक्चुअली ये ट्रांसलेशन की एग्जांपल होगी, क्योंकि हाउस को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस फ्रेंच वर्ड। इसी तरह हाउस इज नॉट शैम्प किसी जगह पे वो ये है। इसी तरह नॉट हाउस एंड सर ये शैम्बर का जो मीनिंग आ रहा है वो बेडरूम आ रहा है। बेडरूम आ रहा है। ओके हाउस में बेडरूम है इसका मतलब है, सॉरी। और ये कम्यून्स का मतलब निकालिएगा, कम्यून्स ये भी फ्रेंच वर्ड है, हाउस और कम्यून्स। और उसने उसका यही कम्यून ही दे दिया। कम्यून का मीनिंग क्या होता है ये भी जरा देखिएगा। सर टाउन। अच्छा टाउन में भी ये कोई हाउस है, कोई टाउन में किसी में लाई करता है, वट जो भी है। खैर दो वर्ड यहाँ दिए गए हैं। अच्छा इनके एम आई जो हैं एक का 4.1 है, एक का 4.2 दिया गया है, ये निकाल दिया गया है जी। अच्छा ये कैसे आएगा?
तो अब यहाँ देखिएगा अगेन द सेम वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला लॉग ऑफ probability of x given y over probability of x, and this is would be same as probability of x given another y or y2 y1 and y2 probability of x. ठीक है, तो ये नोट कीजिएगा ये किस तरह से आएगा probability of x given y1, तो नोट कीजिएगा ये कैसे वैल्यू आ गई। मैं लेट मी चेंज द कलर हियर। ये तो जो x1 है वो ये है, ये देखें एक वैल्यू ये है हमारे पास, आप देखोगे कि वो वाली वैल्यू ये वाली है ओवर द टोटल, टोटल जो होगा इनका दोनों का सम होगा, ये देखिए इन दोनों का सम, और वो हमारे पास यहाँ पर है। हम इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी किया जा सकता है, मगर दिस इज एक्स गिवन वाई वन। ओके, दिस इज वुड बी इक्वल टू, उन्होंने इसकी सिर्फ वैल्यू निकाल के बता दिया आपको कि ये होगी 0.87 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जो भी वो वैल्यू निकलेगी। बट यहाँ पर अभी फिलहाल ये देखें दूसरे नंबर पे हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी सेकंड वाले की, तो वो आ जाएगा, ये देखें, अब मैं लेट मी चेंज द कलर हियर अगेन टू दिस वन, तो दिस नंबर ये सेकंड वाला एक्स है, आप यहाँ देख सकते हैं, एंड द टोटल, टोटल है इन दोनों का टोटल ये वाला, और वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वट एवर जो भी निकलेगा, तो ये निकल आएगा 0.92 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो ये नजर आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर न्यूमैरेटर जो है देखें वो इससे लेस है अगली वैल्यू से, तो पूरी देखें ये पूरी करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इसको शॉर्ट किया है मेरे ख्याल में, अगली शायद स्लाइड में वो इसको, यस, तो वो आप शायद पूरी कैलकुलेशन भी यहाँ देख सकते हैं कि कैसी हुई है। बट ये वाली हमारी प्रोबेबिलिटी जो आएगी द फर्स्ट वन वाली, वो एक्चुअली लेस है सेकंड वाले से। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एम आई जो है इन दोनों का वो इससे लेस है, इसका मतलब है कि ये ज्यादा क्लोज है आपस में। ओके, ये ज्यादा क्लोज है आपस में। यहाँ पर इसकी मजीद डिटेल गिवन है जी, एग्जैक्टली वही है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ लिखा हुआ है एक्स गिवन वाई वन, तो बेसिकली ये क्या है, एक्स होगा यहाँ पर हाउस, ये देखें, और गिवन वाई वन जो है इसका ये वाई वन होगा जी। तो हमारे पास यहाँ पर नोट कीजिएगा ये होगा एक्स और ये है वाई वन, इसी तरह पर यहाँ पर होगा एक्स हाउस और वाई वन, वाई टू होगा लेट्स से वो कम्यून्स। तो ये बेसिकली जो पहली प्रॉबिलिटी वही है, अगर आप सिंपल वहाँ पर एक्स गिवन वाई वन था तो एक्स को हाउस से रिप्लेस कर दें और नीचे शम उससे रिप्लेस कर दें, गिवन हाउस है क्योंकि एक्स था, तो वो पूरी यही वैल्यू बेसिकली वही आ गई जो कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह आपको जस्ट बता दिया गया है कि ये एक्चुअली कैलकुलेट कैसे हो रही है, ये इसके बराबर है, तो इट मीन्स दैट दिस इज मोर फेवरेबल, तो हाउस और कम्यून्स एक्चुअली ज़्यादा क्लोजर हैं। ओके, तो वैल्यूज क्लोज टू जीरो जो होंगी वो इंडिपेंडेंस को करेंगी, जाहिर है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी जिसमें 0.24 था और एक वैल्यू थी 0.45, तो ये क्योंकि जीरो के से ज़्यादा क्लोज हैं तो इसलिए ये इंडिपेंडेंस को शो करेंगी। बट इट्स अ बैड मेजर ऑफ डिपेंडेंस एक्चुअली, बिकॉज इसके अंदर जो प्रॉब्लम क्या है, स्कोर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी पे जो डिपेंडेंसी है ना, क्योंकि समटाइम्स वर्ड्स इकट्ठे भी आ जाते हैं जिनको इकट्ठे नहीं आना चाहिए, वहाँ पर आके जो एम आई है वो उनको क्लोजली रिलेटेड कह देगा, ठीक है। एंड सिमिलरली biograms composed of low frequency words will receive a high score than biograms composed of high frequency words, ये भी एक इसमें इशू है। जी जी, any questions here?
we have about 16-17 minutes to go now. But we have actually finished the task. जो हमारा task था collocations के ऊपर जो बाकी के हमारे टेस्ट रहते थे प्रूव करने के लिए, वो आज हमने कंप्लीट कर ली है. We have done the T test and then we saw the chi-square test and finally हमने जो ये I test जो होता है point wise mutual information, ये भी हमने करके देख लिया जी. And this is nothing, just take the files code, read कर लीजिएगा. That's the end of this topic. Any questions? Now अब एक छोटी सी assignment मैं इसमें दे दूंगा आपको, and most probably वो calculations वाली जो part हैं वो आपको कुछ करने के लिए दिए जाएंगे so that you can play around with the values और आप अपने हाथों से कुछ calculations करें. जी प्लीज़ कोशिश कीजिएगा जी, तमाम लोग खुद करें और ये ना हो कि कॉपी पेस्ट करते हो आप, बड़े अफसोस की बात होगी तो, लेकिन उसके खैर जिम्मेदार आप खुद ही होंगे. जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं. नो सर. सर कोड लिखने को देते सर हैं, मैं एक आप बात करना अपने चाहता हूँ डाटा सेट क्लास पर के टेस्ट बाद. कीजिएगा. जी 2-3 बंदे इकट्ठे बोल रहे हैं बेटा, बारी बारी प्लीज बात कीजिए. जी एक तो कोड की मुझे कुछ आवाज आई थी और सर मैं कह रहा था कि ये एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट दे दें, आप अपना डाटा सेट दीजिएगा तो उस पर रिजल्ट्स आ जाएंगे. इस तरह चीटिंग के केस भी कम ही होंगे. नहीं, इस पे क्या प्रोग्रामिंग असाइनमेंट दी जाए? सर मतलब एक सिंपल से कुछ मेथड्स लिखवा लें चाहे किसी भी लैंग्वेज में, कि आप इसके ऊपर टी टेस्ट रन करके मुझे एट द एंड बता दें कि ये कॉलोकेशन होगी या नहीं. जाहिर है मैकेनिकली स्पीकिंग बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप मैट्रिक्स बना लेते हो और मैट्रिक्स में वैल्यूज रख देते हो. जैसे ये 2x2 का टेबल है, सीधा सीधा मैट्रिक्स है, तो मेरे ख्याल में ये तो 10-10 मिनट की भी बात नहीं होगी अगर आप बड़े आराम से छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं और वो टेबल को रेफरेंस करे. यस दैट कुड बी अगेन, वो भी एक मैट्रिक्स में वैल्यूज जा सकती हैं टेबल की, तो वहां से वो रो एंड कॉलम वाइज डीएफ निकाल के तो उसको देख लें. शुड बी अ वेरी सिंपल. सर मेरे ख्याल से तो ये हैंड रिटन होनी चाहिए ताकि कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से आ जाए सब लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम में भी करना है. ठीक है चलें, ठीक है इंशाल्लाह मैं ये करूँगा. मेरे भी ख्याल इस पे मुझे कोई प्रोग्रामिंग असाइनमेंट बनती नज़र आती है, वो बड़ा आसान सा प्रोग्राम हो जाएगा. तो हैंड रिटन ही दे देते हैं कोई 2-3 क्वेश्चन जिसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें. आइडिया तो ये है ना, सिर्फ प्रैक्टिस आपने करनी है ताकि आप टेबल देखना सीख लें और फार्मूला को अप्लाई करना सीख लें. फिर कल को कोई क्वेश्चन आता है तो बड़े आराम से आप कंफर्टेबली कर सकें. जी सर हैंड राइटिंग असाइनमेंट ठीक है. ठीक है जनाब. जी कोई और कमेंट? आई होप आपको स्टैट्स ने बोर नहीं किया होगा. मुश्किल लगी है आपको? आई डोंट नो, तो बता दें. नहीं सर ये बड़ा वैसे आसान है. स्टैटिस्टिक्स में एक ही चैप्टर है इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जी ये सारे कैलकुलेशन वहीं से ही हैं. जी ऐसे ही. जी बेटा कोई और क्वेश्चन है तो बताएं. सर मैं क्लास के बाद एक बात करना चाहता हूँ. जी जी जरूर. क्लास के बाद? सॉरी सर ये मतलब अकेले में है. अच्छा ज़रूर ज़रूर, मैं ज़रूर, कोई मसला नहीं, आप कर लीजिए क्लास के एंड पे जी इंशाल्लाह. आप दोबारा मीटिंग जो है तमाम लोग लीव कर जाएंगे तो प्लीज़ आप कनेक्ट रहिएगा. ठीक है ओके सर. जी बेटा कोई और क्वेश्चन है बताएं. मुझे अंदाज़ा आई डोंट नो आप में से फर्स्ट सेमेस्टर में हैं जी कुछ लोग? फर्स्ट सेमेस्टर में हैं जी कुछ लोग आप में से? अच्छा गुड. सेकंड में हैं जी कुछ? जी सर फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ मैं. अच्छा आप फर्स्ट में हैं, तो आपका क्या अभी तक परसेप्शन है इस कोर्स के बारे में? सर मेरे लिए तो न्यू है तो स्टार्ट उस हिसाब से सब कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है इंशाल्लाह
कैचअप कर लूंगा सबके साथ। दूसरा कोर्स कौन सा लिया आपने? सर मेरे पास एक